काशीराम जी नौकरी करते थे, डीके खापर्डे नौकरी करते थे, दीना बानाजी नौकरी करते थे। दीना बानाजी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उन्होंने संगठन बनाया पहला। जिस डिपार्टमेंट में काशीराम जी नौकरी करते थे, खापर्डे नौकरी करते थे, उसमें चतुर्थ श्रेणी के दीना बानाजी उन्होंने संगठन बनाया। उस संगठन के सदस्य डीके खापर्डे काशीराम जी थे। मगर वो पढ़े लिखे लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठन बनाया गया था, जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनके सामने आती थी। रिजर्वेशन की समस्या, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की समस्या, डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हावी है, ब्राह्मण लोग अधिकारी है, वो लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं कर्मचारी होने के बावजूद भी, वो समस्या। तब जाकर काशीराम जी ने ये देखा कि ये एक वर्ग है, इसको अगर समाज से माइनस कर दिया जाए तो ये है ना सब्सटेंस, इसके पास तो है थोड़ा सा कुछ, अन्यथा बाकी तो छाछ है। छाछ समझते हो ना, है? दूध में तो कुछ होता है, मक्खन वगैरह, मक्खन निकाल दो तो बाकी तो छाछ होता है। तो हमारा सारा जो समाज है तो छाछ है, और छाछ के पास अपनी क्या ताकत है? वो तो दूध में होती है। और वो जो दूध है, वो जो हमारा सब्सटेंस रखने वाला पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको आइडेंटिफाई किया काशीराम जी ने। ये पढ़ा लिखा वर्ग परिवर्तन करने का काम कर सकता है। कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा वर्ग जो है, ये कर्मचारी वर्ग जो है, ये कर सकता है। तो बामसेफ संगठन बनाया गया, पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाया गया, मगर जिनका संगठन बनाया गया उनके लिए नहीं बनाया। बामसेफ कर्मचारी लोगों के लिए बनाया गया संगठन नहीं है। जिस समाज के वो लोग हैं, उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए बामसेफ बनाया गया। इसलिए बामसेफ ने कोई सैलरी बढ़ाने का आंदोलन नहीं चलाया, बामसेफ ने कोई प्रमोशन का आंदोलन नहीं चलाया, बामसेफ ने कोई परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन लागू करने के लिए कभी डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। ये संगठन साधारण लोगों को जगाने का, जगे हुए लोगों को जोड़ने का, जोड़कर संगठित शक्ति का निर्माण करने का, और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग इस देश में परिवर्तन लाने का, ये काम, ये थ्योरी थी। इसको समझना जरूरी है। इसको समझकर के ये काम किया गया। जब मैं 2000 में बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो मैं तो अपने जीवन में, जब 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, हमारे देश में कानून है कि 18 साल का व्यक्ति नौकरी कर सकता है। तो मैं 18 साल 3 महीने 4 महीने मेरी उम्र थी, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे नौकरी लगी। तो मेरे ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो मुझे एक सेक्शन सुपरवाइजर जो आदिवासी थे, उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा। तो वो शाम को 6 बजे तक मुझे डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देते थे, और 6 बजे के बाद बामसेफ का ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाते थे। वो मेरा 2-2 ट्रेनिंग करता था। तो जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन किया, उसी दिन से बामसेफ का काम मेरा शुरू हुआ। तो 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ। और अभी मेरी उम्र 21 नवंबर 2022 को 65 साल पूरे हो गए। अभी 66 रनिंग एज है मेरा। तो लगभग 47 साल से मैं इसमें लगा हुआ। लगभग 22-23 साल से मैं इसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जब 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था, तब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। आज बामसेफ संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में
4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में फैला हुआ है। इस संगठन का इतना ज़्यादा प्रभाव है, प्रभाव हो गया है कि आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग इसको तोड़ने में लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो तोड़ते भी रहते हैं। और हमारे पढ़े लिखे थोड़े से ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग जो है, उनको वो तोड़ी हुई बात दिखाई देती है, मगर कितना तोड़ने में कामयाब होते हैं। अगर मान लो परसेंटेज निकाला जाए तो 100 में 1%, 99% वो कुछ नहीं कर पाते। जो 1% रह गया उसको अगर 100 माना जाए तो फिर 99% हमारे साथ में, फिर 1 रह गया फिर 99% हमारे साथ में, तो 99.99.99। ये नया गणित बता रहा हूँ आप लोग। ये गणित थोड़ा, मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा गणित बहुत कच्चा था, अभी गणित बहुत पक्का है, तो इसलिए गणित समझा रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोगों को ये बात, संगठन की बात जो है ना, वो समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि संगठन जनसंपर्क और संवाद से बनता है, और ज़्यादा हाईली एजुकेटेड आदमी जो है हमारे जनसंपर्क और जनसंवाद से दूर दूर रहते हैं। उनको लगता है अरे कचरा लोगों के बीच में जाने से क्या फ़ायदा है। तो जनसंपर्क करना पड़ेगा तो साधारण लोगों से बात करना पड़ेगा ना, संवाद करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई संगठन का निर्माण थोड़ी होता है। तो 47 साल से ये अभी इतना बड़ा संगठन हो गया है। अभी 26 जनवरी 2023 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी हमने परिवर्तन यात्रा घोषित की, तो ये 674 जिलों में जाएगी। भारत के 31 राज्यों के 674 जिलों में जाएगी। तो जो हमारा दुश्मन हमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारा दुश्मन हमारा नुकसान कर रहा है, मैं साल भर में ही उससे और ज़्यादा मामला आगे बढ़ा देता हूँ। तो वो हमारा खरोच भी नहीं कर पाता। खरोच समझते हो ना क्या है? खरोच समझ में आता है? हाँ, तो खरोच नहीं कर पाता। इस समय प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ ऑफिस से जो आईबी होती है ना, भारत जो आईबी है ना, वो डायरेक्ट पीएमओ के कंट्रोल में काम करती है। तो पीएमओ के कंट्रोल में काम करने वाली जो आईबी है, उसने 13 स्टेट के हमारे कार्यकर्ता को टेलीफोन किया आईबी ने कि ये जो तोड़फोड़ हुआ है, ये कितना तोड़फोड़ वाले लोगों को समर्थन मिल रहा है। जो पीएमओ के नियंत्रण में एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी आईबी, वो हमारे 13 स्टेट के कार्यकर्ताओं ने मुझे रिपोर्ट किया, और भी स्टेट के लोगों को किया होगा। उन्होंने बताया नहीं, कार्यकर्ता नहीं, 13 स्टेट के लोगों ने बताया कि आईबी का टेलीफोन आया। यानी पीएमओ को आईबी को काम पर लगाना पड़ा कि जांच करो भाई ये कितना प्रभाव हुआ ये तोड़फोड़। क्यों जांच करने के लिए क्यों लगाया? कोई सिग्निफिकेंट कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई देता तो फिर जांच करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ आया तो यहाँ बैठने के लिए और लोग, मुझे लगता है 200 से ज़्यादा लोग बाहर है ना, इतना ज़्यादा तो लोग नहीं थे मेरे पहले कार्यक्रम में। तो तोड़ने के बाद में ज़्यादा आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को खास तौर पर ये बताना चाहता हूँ, ये ब्राह्मणों का हजारों साल का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं भारत में, तो हमें लगातार तोड़ते रहने का काम करते रहेंगे तो ही सरवाइव कर सकते हैं।
जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे उस दिन वो उनका सर्वाइवल समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है और ये ध्यान रख कर के लगातार लोगों को जगाओ। जगाने के लिए अलग सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना। जगाओ, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ो, जोड़ने के लिए अलग सोचना पड़ता है। तजुर्बे से कह रहा हूँ, 47 साल का तजुर्बा है। जगाने के लिए अलग सोचना पड़ता है, जोड़ने के लिए अलग सोचना पड़ता है। जोड़ने के बाद जो संगठित शक्ति निर्माण होती है उसको संभालने के लिए अलग सोचना पड़ता है और फिर संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग और उपयोग करने के लिए अलग सोचना पड़ता है। तो एकेडमिक प्रोफेसर होने से ये समझ नहीं आती है, किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता है। एक प्रोफेसर को पूछ लेना ये पढ़ाया जाता है क्या उधर जेएनयू में? मेरे पास ही पढ़ाया जाता है। ये जो है ना, ये केवल हमारे पास पढ़ाया जाए, ये जेएनयू में नहीं पढ़ाया जाता। ये गलत नहीं है कि शिक्षा से परिवर्तन होता है, गलत नहीं है, मगर शिक्षा से परिवर्तन होता है तो वो शिक्षा का तफसील जो है इस देश में परिवर्तन के अनुकूल नहीं है। शिक्षा का जो तफसील है वो आप लोगों को केवल डिग्री देने तक रखा हुआ है। उसका परिवर्तन करने के तौर पर, साधन के तौर पर उपयोग करना है। तो जब तक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आदमी बामसेफ का ट्रेनिंग नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं कर पाता है और निकम्मा है। तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकम्मा आदमी। ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के लोगों का कब्जा देश में है, तो एजुकेशन पॉलिसी निर्धारित करने का भी काम उनके पास है। वो ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं कर सकते जिससे मौलिक परिवर्तन हो सकता है। आपको डिग्री मिलती है मगर परिवर्तन करने के लिए जब तक हमारा बामसेफ का ट्रेनिंग नहीं लेगा ना, तब तक उस डिग्री का कोई उपयोग नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, उनको बहुत सारे लोगों को तो 2-3 साल तो हमारे बामसेफ को समझने में लगता है, अगर पीएचडी हुआ तो भी। 47 साल से मैं कर रहा हूं, तो मैं अब इस बात के अनुभव से कह रहा हूं, तजुर्बे से कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इस बात को परिवर्तन करने के लिए संगठित शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। और आप 31 राज्यों के 567 जिलों में जाओ, कहीं पर भी, और हमको टेलीफोन करके पूछो कि वहाँ वो जरा बामसेफ के लोगों का टेलीफोन नंबर दे दो, तो आपको हम टेलीफोन नंबर दे देंगे। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, अभी रेल किधर भी घूम जाए और उधर आपको हमारा आदमी मिल जाए। इतना बड़ा जाल जो है फैला हुआ है। तो इसलिए ये संगठन का नेटवर्क, भौगोलिक नेटवर्क, फिर 2400 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों को हमने जोड़ा। 2400 शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, एमबीसी के 2400 जाति के टुकड़े। मतलब ये उद्देश्य पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 6247 टुकड़े, मगर 4000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों को हमने देश भर में जोड़ा है। एक पहला संगठन है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का, जो सारे देश भर में पढ़े लिखे लोगों को जोड़ करके हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल संगठन बनाया। तो एकमात्र संगठन है जिसको 25-30 करोड़ रुपया लोग देते हैं। 25-30 करोड़ रुपया साल में हमको देते हैं। इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए साधन चाहिए, पैसा चाहिए, कहां से आएगा? टाटा बिरला अंबानी देगा क्या? क्यों देगा? उसके पिछवाड़े में लात मारना है टाटा को अपने ही पैसे से। इतने तो गधे नहीं है उद्योगपति देश
इसके कि वो वामन मिश्रा हमको पैसा देंगे। हम तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चैरिटी की बात थोड़ी कर रहे हैं। चैरिटी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं यार, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, थोड़ी सेवा है, सेवा परिवर्तन की बात कर रहे, सेवा की बात नहीं कर रहे। हमें परिवर्तन चाहिए। ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, ये सोशल ऑर्डर ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांट कर रखा हुआ है और इसने स्टेटस को यथास्थितिवाद डेवलप किया, इसने डेवलप किया। भगवान के पास ताकत नहीं है कि ये यथास्थिति डेवलप कर ले। ये ब्राह्मणों ने डेवलप किया। जिस दिन हमारे लोगों को यह समझ में आएगा कि भगवान हमारी समस्या नहीं है, ब्राह्मण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संगठित करने का तजुर्बा ना होने की वजह से ये समझ में नहीं आता कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भगवान के विरोध में भाषण करने से जोड़ा जा सकता है। ये गलत थ्योरी है। भगवान ने ब्राह्मण को सबके सर पर नहीं रखा, वर्ण व्यवस्था ने रखा, जाति व्यवस्था ने रखा, अस्पृश्यता ने रखा, आदिवासियों के सेग्रीगेशन ने रखा, महिलाओं की दास्ता ने रखा, पिछड़े वर्ग को शूद्रत्व थोपने से रखा। इसके बदलते ही भगवान लाख चाहे कोशिश करे कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखे, गिर जाएगा। ये व्यवस्था जैसे ही टूट जाएगी, फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण सबसे ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा हड्डी का टुकड़ा होगा। सामान्य बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कह रहा हूं, गिराने की बात नहीं कह रहा हूं। गिराओ, मारो, देखो हम वामन मेश्राम ने कभी ब्राह्मणों को धरो, बांधो, पकड़ो और जान जाने तक मारो कभी नहीं कहता। ऐसा मैं कभी कहता नहीं। मगर आरएसएस के लोग ऐसा कहते हैं तो उनके प्रभाव में आकर हमारे ही पिछड़े वर्ग के लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं और जान जाने तक मारते हैं। है ना रियलिटी? मगर कभी सुना कि ये बांध से क्या आदमी ने ब्राह्मण को धरा, ब्राह्मण को बांधा, ब्राह्मण को पीटा, ब्राह्मण को जान जाने तक मारा? सुना? कोई खबर सुना? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। एक ब्राह्मण को मारेंगे, साले 4 पैदा कर देंगे। दूसरी बात, ये जो जाति व्यवस्था का नोशन है, ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के दिमाग में है। तो ब्राह्मण तो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, साले ब्राह्मण को मारने का है तो फिर तो हमारे आदमी के सर को काटना पड़ेगा। ये इधर बैठा हुआ है ब्राह्मण जो है, हमारे सर के अंदर बैठा है, साले इसको खत्म करना है तो हमको ही काटना पड़ेगा। तो ये तो रास्ता है नहीं, ये तो रास्ता है नहीं। तो इसलिए ये सारा तथ्यगत बातें बता रहा हूं, सारी बातें फैक्ट बता रहा हूं। तो हम आर्य पुरखों ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का उद्देश्य है, परिवर्तन की विचारधारा है, परिवर्तन का कार्यक्रम है, उसको अमल करने का काम करना है। तो पहले जो हमारे लोग हैं, जो जिस व्यवस्था के शिकार हैं, उसी को ढोने का तो अपने परिवार में काम कर रहे हैं। हमारे लोग जो बामसेफ के साथ नहीं है, वो जो नहीं है, जो हमारे साथ है, एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हमारे साथ है, और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हमारे साथ नहीं है, वो तो ढो रहे हैं ना, वो तो ब्राह्मणों का ही ढो रहे हैं। जो हमारे साथ हैं वो नहीं ढो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं।
या मानसेप में आकर ब्राह्मणवाद को ढोने का काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। आपके पास आंदोलन करने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम 5 साधन हैं। हम आपसे 5 साधन लेते हैं और उन 5 साधनों का उपयोग और प्रयोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए करते हैं। हो सकता है कि आपको इस व्यवस्था को बदलने का हुनर ना हो, हमारे पास तो है, हमारे पास तो यही है। मैं तो ऐसा दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल हमारे पास है और हम 5-5 दिन का ट्रेनिंग लेकर के लोगों को बोलते हैं। एक प्रोफेसर 45 मिनट बोलता है, लेक्चर देता है। तो मैं तो सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अकेला ही बोलता हूँ और 5 दिन तक बोलता हूँ। तो हमारे लोगों ने ट्रेनिंग जिन्होंने लिया उन्होंने सुना है ना, अकेले ही बोलता हूँ। कुछ लोगों को लगा रहे आपका गला खराब नहीं होता, तो गले की चिंता करने की क्या जरूरत है, आपको दिमाग बदलना जरूरी है। जिसके पास ध्येयवाद होता है उसका गला खराब नहीं होता है, जिसके पास ध्येयवाद नहीं होता है उसका गला खराब होता है, बीमार भी पड़ता है। मुझे नहीं लगता मैं 50 साल से बीमार पड़ा हूँ। हमारे पास तो हमारे लिए जीने के लिए समय नहीं है। लगातार ट्रैवलिंग और लगातार एक कार्यक्रम हुआ तो दूसरा हुआ कि तीसरा डेली का कार्यक्रम लगा हुआ है, समय नहीं है हमारे पास में। तो मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए समझा रहा हूं कि अब हम लोगों ने इतना विशाल संगठन खड़ा किया है कि पीएमओ को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोई SC ST OBC का संगठन बता जिसमें पीएमओ का इंटरेस्ट है और पीएमओ IB को लगाकर हस्तक्षेप करने का काम करवा रहा है कोई संगठन? कोई SC ST OBC का कोई संगठन ऐसा है जिसमें पीएमओ को इंटरेस्ट है कि हाँ इसमें तोड़ना चाहिए? मुझे तो नहीं पता। पीएमओ का मतलब है पी मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि ये जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, इस संगठित शक्ति की वजह से परेशानी है। 3.5 लाख लोग लेकर के RSS के हेडक्वार्टर पर गया। ऐसा भारत में किसी संगठन के नेता के दिमाग में भी नहीं आया। अरे करने की तो दूर, करने की दूर, ऐसा दिमाग में सोच ही नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए। 3 कैबिनेट मिनिस्टर लगे थे, डिप्टी CM लगा था, होम मिनिस्टर लगा था, वहां कुछ नहीं कर पाया। अल्टीमेटली डिप्टी CM को मेरे पास कमिश्नर को भेजना पड़ा कि ये जाओ भाई, ये इतने लोगों पर गोली भी नहीं चला सकते है, इतने लोगों पर गोली चलाने से क्या होगा है? 3.5 लाख लोगों पर गोली चलाई जा सकती है, गोली चलाने की भी तो मर्यादा है। सरकार हुआ तो क्या हुआ है? सरकार हुआ तो खुदा हुआ है। सरकार की मर्यादा है। तो कमिश्नर को सरकार ने मेरे पास भेजा और वो कमिश्नर में मुझे पूछा अब और आगे आपका क्या करने का इरादा है? अरे मैंने कहा कमिश्नर साहब, आप मुझे इधर पुलिस चौकी में डिटेन करके रखा है और यहाँ आके पूछ रहे कि अभी क्या इरादा है। वहां मैदान में होता तो बताता आगे क्या करने का इरादा है। इधर आपने डिटेन करके रखा है और आपको यहां आना पड़ा और वो भी 200 पुलिस सिक्योरिटी में लेकर आना पड़ा। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कहा कि सारे नागपुर में आप लोगों ने घेर लिया था। इतना साल संगठित शक्ति निर्माण करने की वजह से इतने लोग लेकर गया।
आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। आरएसएस के 97 साल हो गए, अभी 3 साल में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। 1925 को आरएसएस बना और 2025 को उसको 100 साल हो जाएंगे। ऐसी चुनौती उसको इसके पहले कभी किसी ने नहीं दी। और जब ये चुनौती का निर्णय हमने लिया तो हमने मुसलमानों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा, कि आप हमको हिंदू कहते हैं, हम तो आपको कहते कहते थक गए कि हम हिंदू नहीं है, SC ST OBC, मगर फिर भी आप हमको हिंदू कहते हैं, आरएसएस वाले भी हमको हिंदू कहते हैं, आप भी हमको हिंदू कहते हैं, तो छोड़ो, अब हमारा मामला है, हम देख लेंगे, हिंदू हिंदू देख लेंगे। आप देखो, केवल देखने का काम। आप मुसलमान हमको हिंदू कहते हो, हम हिंदू है नहीं, मगर आप कहते हो, कहते कहते थक गए कि हम नहीं है। आरएसएस वाले भी हमको हिंदू कहते हैं, आप मुस्लिम भी हमको हिंदू कहते हैं, तो फिर हम ही देख लेते हैं। वो भी हिंदू, हम भी हिंदू, अब हिंदू देख लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है इस आंदोलन। मुसलमानों को मैंने पाबंदी लगाया उस आंदोलन में आने, नहीं तो आरएसएस वाले प्रचार करते, अरे तो मुसलमानों ने इनको मदद किया और ये किया और वो किया, एक बार नहीं बोला। साथियों, मैं आप लोगों को संगठित शक्ति से बदलाव होगा, संगठित शक्ति से बड़ा परिवर्तन होगा, संगठित शक्ति से बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज, देखो स्ट्रक्चरल चेंज, यहां एक शब्द यूज किया गया है, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक बदलाव। ये वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था, अस्पृश्यता की व्यवस्था, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की व्यवस्था, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोप आना, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये तक समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को, वो अपने को शूद्र कहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। वर्ण व्यवस्था में शूद्र पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा गया है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं शूद्र ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार। और जो शेड्यूल कास्ट है वो अछूत है, वो आउटकास्ट है, वो वर्ण बाह्य है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाहर 3 समूह है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब। हम लोगों को बुद्धि के बल पर ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग हैं हम बड़े, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है शूद्र, वो शूद्र अछूत नहीं है। क्या पिछड़े वर्ग के लोग अछूत हैं? पिछड़े वर्ग के लोग तो अछूत नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों का तो घर का छुआ हुआ ब्राह्मण लोग पानी पी लेते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ी तो खाना भी खा लेते हैं। मगर जो शेड्यूल कास्ट है उसका तो छुआ। तो शूद्र और अछूत के बीच का फर्क भी हमारे लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जिनको ये समझ में नहीं आता वो संगठन बनाएंगे कैसा, जब उनको समाज शास्त्र की कुछ प्राथमिक बातें मालूम नहीं है, ये बारीकियां मालूम नहीं है। छूत और अछूत का एक भेद है, एक जाति व्यवस्था का भेदभाव है, एक छूत और अछूत का भेदभाव है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको समझ में नहीं आएगा वो संगठन बनाएगा कैसे? इसका समाधान संगठन बनाने के दौरान अगर कर नहीं सके तो संगठन बनाओगे कैसे? तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि संगठन जो है जब तक आप नहीं बना सकते तब तक आप बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल चेंज
संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकते। ये संरचनात्मक बदलाव जो है ये करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए। भगवान है या भगवान नहीं है ये हमारा इश्यू नहीं है, क्योंकि भगवान को अगर आप इश्यू बनाते हो तो SC ST OBC के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हो, संगठित नहीं कर सकते। SC ST OBC के लोग को आप अगर भगवान पर भाषण दोगे तो वो ही लोग जूता मारने के लिए खड़े हो जाएंगे तुमको ही। ये तो वामसिक के लोगों को मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया इसलिए सुन रहे, ये जो नहीं इधर सुन रहे, उधर जाओ ना भगवान के बारे में बात करो तो जूता ही मारते। जिसको हमने अभी तैयार नहीं किया ना दिमाग, ऐसे लोगों के सामने भगवान विषय पर बात करो तो जूता ही मारते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता जानते हो? संवाद और संपर्क का अनुभव ना होने की वजह से होता है। इसलिए हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है विघटन, और वो जाति के आधार पर किया हुआ विघटन है। 6247 जाति के टुकड़े हैं, उसको जोड़ना समाधान है। जोड़ने का रसायन आपके पास होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसका कार्यक्रम होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कामयाबी मिलेगी। 2400 जाति के टुकड़ों को हमने जोड़ा, 30 करोड़ से ज्यादा रुपया वही लोग मुझे देते हैं। इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं देश भर का। अभी ये साल के 29 जनवरी 2024 तक ये 674 जिलों में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा ये सवाल है। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि हम पहुंचाना चाहते हैं। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा कुछ हमारे सामने रुकावट नहीं डाल सकता। कोई ब्रह्मा जो है वो हमारे सामने रुकावट नहीं डाल। अरे ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्रह्मा नहीं आ सकता हमारे सामने। वामन मिश्रा के सामने ब्रह्मा आज तक नहीं आया। जो इरादा और जो संकल्प कर लेता है ना, उसके सामने दुनिया में कोई नहीं आता है। ये मेरा ही नहीं, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो संकल्पमान हुए हैं। उन्होंने संकल्प किया, फिर उनके सामने किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। जो आती है वो उसको दूर कर देता है। हमारी समस्या हमारे जाति के टुकड़ों में हमें बांटा गया है। तो जोड़ने का काम करो, जगाने का काम करो, फिर जोड़ने का काम करो, फिर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करो, और फिर संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग और प्रयोग करो। हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट है क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किसने करना होगा, कब करना होगा, एकदम क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे दिमाग में। और ये संगठन नेशनल लेवल का है, SC ST OBC का नेशनल लेवल का, ध्यान रखो। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अभी मैं कन्याकुमारी से निकाल रहा हूं, तो संगठन होगा तब निकाल रहा हूं ना। अभी तो जाके आया कल परसों वहां। तो संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए इतना बड़ा समय लगाया। 47 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है, इतना लंबा समय लगाया, तब कहीं जाकर एक बदलाव पर लोगों का यकीन, हाँ ये कर सकता है। इसीलिए तो लोग बोलते इधर माइक में वामन ऐसा कर सकता है। मैं जब कोई आदमी बोलता नहीं अरे वामन ऐसा कर सकता है, मैं सुनता भी नहीं, करता हूं। ये ऐसे थोड़ी बोलता है, हम ऐसा कर सकता है, बाकी किसी पर कोई यकीन नहीं। क्यों? मैं आंखों से दिखाता हूं। दिमाग बात की बात है, देखो आंखों से।
जो है ये यहाँ जो लोग आंखों से देखेगा ना, ये आंखों से देखेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में लिया, यहाँ से गया होगा ना कोई, है? देखा कि नहीं? हाँ देखा, तो आंखों से ही दिखा था, ये देख लो। और वो 5 दिन तक ठंडी के समय में उधर ही रहता है। लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है, साले ग्राउंड पर कैसे रहते? हम साले रजाई ओढ़ कर घर में नहीं सो सकते, रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंडी जाती नहीं है। ये लोग 5 दिन साले दिसंबर माह में। कुछ करना हो ना जिंदगी में, कुछ करना हो ना जिंदगी में, मकसद हो ना, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, फिर ठंडी ठंडी कुछ नहीं। ये सारी बातें जो है सेकंड थर्ड, आपके जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। हाँ ये करना है, तो जब करना है तो डिफिकल्टी तो आएगी, परेशानी तो आएगी। परेशानी को दूर करना संकल्पवान लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, परिवर्तन हमारा मकसद है। परिवर्तन संगठित शक्ति के बगैर नहीं होगा, ये बात ध्यान। 5 दिन तक लखनऊ में ये कहा, एक ही बात 5 दिन तक कहा, अलग अलग सब्जेक्ट। अब आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता। आखिरी बात क्या है? अभी जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, एक तीसरा सब्जेक्ट रखा है ना, कि बदलते परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति हेतु संगठन को रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। यकीनन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अब हमारी रणनीति में बड़ा बदलाव क्या है? हमारे रणनीति में बड़ा बदलाव क्या है? अब पढ़े लिखे लोगों को अपने गांव जाना है। अपने गांव जाओ। पढ़ा लिखा जो आदमी शहर में आ गया ना गांव छोड़कर, अभी गांव में जा तो 3.5 लाख लोग आए तो 50,000 ऊपर के जा रहे थे। 3 लाख लोग, जो 3 लाख लोग हैं तो एक तो माँ का गांव और एक बाप का गांव है। 3 लाख लोगों को, एक कार्यकर्ता को 2 गांव तैयार करने, एडॉप्ट कर लो, दत्तक ले लो। 2 गांव, एक माँ का गांव और एक बाप का गांव। तो बाप का गांव तो तुम्हारा ही गांव है, माँ का गांव तो मामा का गांव है। तो मामा का मतलब समझते हो? जिसके पास माँ और माँ, 2 माँ का प्यार, मामा, मामा समझते हो ना? माँ होती ना माँ, तो जो मामा है उसके पास 2 माँ का प्यार होता है। तो एक तो माँ का, एक तो बाप का गांव, एक तो माँ का गांव। अगर आपने माँ का गांव और बाप का गांव 2 गांव तैयार कर लो, 3-3.5 लाख लोग में से 50,000 छोड़ दो ऊपर वाले, 3 लाख लोग जो है उसको आपको 2 गांव तैयार करने। अब पढ़े लिखे लोगों को तैयार नहीं करना है, अब पढ़े लिखे लोगों को समझाना नहीं है। अब आपको अगली रणनीति है, गांव में जाओ, गांव के साधारण लोगों को तैयार करो, गांव के लोगों को समर्थन में खड़ा करो। उसके लिए लड़ाई लड़ना है। संख्या वहां पर है, अगर संख्या का समर्थन नहीं मिला तो परिवर्तन नहीं होगा। संख्या का समर्थन चाहिए। अभी पत्रकार लोगों को आरएसएस ने एक काम पर लगाया और वो पत्रकार लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की बात नहीं मानता। अभी आजकल पत्रकार लोग ऐसा लिख रहे हैं, ये भी मेरी वजह से ही। नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता। पता नहीं आप लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े कि नहीं पढ़े? आजकल ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं।
कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता। आरएसएस के पाले हुए जो कुत्ते पत्रकार हैं वो ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं। क्यों? वामन मेश्राम जो ब्राह्मण विरोधी माहौल बना रहा है, अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता है, ऐसा नहीं कहेंगे, तो फिर ये तमाम बैकवर्ड लोग नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देंगे। अगर ये प्रोपेगेंडा करो कि ये नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं मानता है, तो हमारे लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, नरेंद्र मोदी आरएसएस नहीं मानता है, चला नरेंद्र मोदी का समर्थन करो। तो दावपेच है, ये दावपेच हम लोगों को समझना होगा। ये दावपेच किसी के समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मासेस में अभी जाना होगा। मानसेट के लोगों को जो भी छुट्टी आपको मिलती है, आपको छुट्टी लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे जो है गांव में जाओ और गांव में जाकर लोगों को बताओ। आपको पढ़े लिखे लोगों को लंबा समय लगाया हमको समझाने के लिए। गांव के लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा समझा दिया तो क्या बोलता है गांव का आदमी? हाँ हाँ आया समझ, करना क्या बताओ। गांव का आदमी क्या बोलता है? हाँ हाँ ठीक है, करना क्या बताओ। पढ़े लिखे आदमी 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल का जवाब दे दो, तो कभी ये पता नहीं चलता कि ये साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला है। मगर गांव के आदमी को आप समझाओ आधा घंटा 1 घंटा, तो क्या बोलता? हाँ ठीक है, क्योंकि वो किताब पढ़ा हुआ नहीं है, होगा हुआ डेली भोगता है, उसके साथ में डेली ऐसा व्यवहार होता है, तो उसका ऐसा तजुर्बा है, अनुभव है उसके साथ ऐसा। हाँ बराबर है, हाँ बोलो करना क्या है। जल्दी तैयार होता है। मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं। मैं जब गांव में जाता हूं, जब मैं पढ़ाई करता था, तो गांव के लोगों को बुलाता ही नहीं था। गांव के लोगों को मालूम हो गया कि वामन मेश्राम आ गया, तो शाम के समय में 50-100 लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाते थे, बुलाता नहीं था। क्यों? अरे गुड़ होगा तो मक्खी आएगी ना भाई, साला गुड़ ही नहीं होगा मक्खी कहां से आएगी? गुड़ होगा तो मक्खी आएगी, गुड़ ही नहीं साला मक्खी कहां से आएगी? तो गुड़ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर गुड़ होना चाहिए, तो मक्खी आएगी। मक्खी को बुलाने की क्या जरूरत है? इनविटेशन देने की, निमंत्रण देने की जरूरत है कि हमारे घर में शादी है, तुम मक्खी आ जाओ। तुम्हारे अंदर गुड़ होना चाहिए, तो फिर वो आएंगे, लोग आएंगे ही। तुम्हारे पास समाज के प्रति जो कुछ कहते हो, करते हो, वो सोच होनी चाहिए, तो सोच में ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए अभी आपको गांव में जाना है, गांव के लोगों को तैयार करना है, और गांव के लोगों को यदि 6 लाख गांवों का हमारा लक्ष्य है 2030 तक 6 लाख गांव, क्योंकि हमारे पास अब बेसिक संगठन हो गया है, बस 2030 तक 6 लाख गांव। अगर 6 लाख गांव हो गए तो एक गांव में 2 लोगों को तैयार करो 12 लाख, 10 लोगों को तैयार करो 60 लाख, 100 लोगों को तैयार करो 6 करोड़, 200 लोगों को एवरेज तैयार करो 12 करोड़, 250 लोगों को एवरेज तैयार करो 15 करोड़, 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारो, सारा देश बंद। सरकार उनकी रहने दो, और तुमने अगर भारत बंद कर दिया तो सरकार चलाने वाला क्या चलाएगा? मतलब रिक्शा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो देश कैसे चलेगा? जब देश नहीं चलेगा तो फिर अपने आप, ऐसे ही तो हुआ था 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, तो फिर अंग्रेजों को कहना पड़ा ना, जाते भाई। आप लोगों को हिस्टोरिकल उदाहरण भी देता हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने कहा चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, तो इतने लोग सड़कों पर उतरे 3 करोड़। मैं 15 करोड़ का सोच रहा, गांधी ने 3 उतारे, मैं 15, यानी 5 गुना।
ये लोग जो है थोड़े ज़्यादा बदमाश लोग हैं, अंग्रेजों से थोड़ा ज़्यादा बंदोबस्त करना पड़ेगा। संख्या की हमारे में कोई कमी थोड़ी है। अरे हमारे ही तो लोग पैदा कर रहे सबसे ज़्यादा, संख्या की कहाँ कमी है, हैं? 85% की बात तो हम ही कर रहे हैं ना। अभी 6% जो क्षत्रिय है? अभी कल मुझे क्षत्रिय लोग मिलने के लिए आए थे, हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, क्षत्रिय लोग जो है ये है का, ये ब्राह्मण थे, अपने से थोड़ी क्षत्रिय बनाए, हमारे मटेरियल को लेकर क्षत्रिय बनाए। तो ये क्षत्रिय कौन है पूर्व के? तो नाग लोग है। क्षत्रिय कौन है? नाग है। डॉक्टर विलास खरात ने 3 ग्रंथ लिखे, 3 खंड लिखे। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित कर दिया कि भारत में आज के तारीख में जो क्षत्रिय है वो पूर्व के नाग है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रमाणित की। तो नाग, ये मौर्य कौन थे? ये तो नाग लोग थे। नाग आर द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। नवल योगी का किताब अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फाइनल एविडेंस। ए नवल योगी डिप्टी डायरेक्टर था ऑल इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। द नागा द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया, किताब पढ़ लेना। हमको मटेरियल का सही उपयोग करते आना चाहिए। अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों की व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं और क्षत्रिय उनके समर्थन से कट गया तो ब्राह्मणों की व्यवस्था टिकेगी? टिकेगी? तो नाग लोग हैं क्षत्रिय हिस्टोरिकली। तो अब हम लोगों को, उन लोगों को भी साथ में लेकर, जो हिस्टोरिकली प्रमाणित है, उन लोगों को साथ में लेकर भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। और आंदोलन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो गांव में जाना होगा, गांवों को तैयार करो, गांव की इकाई खड़ी करो। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करना है, ये हमारा संकल्प है। बेसिक संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है। अब कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। 10 साल में इस देश को बड़े बदलाव के दिशा में आगे बढ़ना है। 10 साल। अगर कोई बुढ़ा आदमी होगा वो 10 साल तो मरेगा नहीं। बुढ़ा आदमी होगा ना वो 10 साल में, फिर मैं भी रहता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। उम्मीद होती है ना तो दुनिया कायम होती है। यार ये उम्मीद है तो आदमी जो है, जैसे आदमी मरने के कगार पर पहुंचता है और उसके घर वाले बोलते हैं बेटा तो बॉम्बे में रहता है, बेटी दिल्ली में रहती है, तो आने को समय लगेगा, तब तक मरता नहीं, अटक के रहता है रहता। अरे हमारा देखा हुआ है भाई, काल्पनिक बातें नहीं बोला। आते ही ऐसा देखते ही चला जाता है, देखा हुआ। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये मैं उम्मीद दे रहा हूं बुढ़े लोगों को 10 साल, ज्यादा नहीं, तो बहुत लंबा समय हमने लगाया। 10 साल में 6 लाख गांव का संगठन खड़ा होगा। और आप लोगों को निर्देश है कि अपने हिस्से के गांव निर्धारित कर लो और अपने अपने गांव तैयार करो, दूसरे के गांव छोड़ो। अरे अपने बाप का गांव तो तैयार करो, अपनी माँ का गांव है। दूसरे का गांव को आपको करने के लिए दिक्कत होती है तो अपने बाप का, अपने माँ का गांव तैयार करो। वहां जाने के बाद मान लो आपने मामा के गांव में गए तो कोई खाने पीने के लिए होटल में रुकना पड़ेगा। मामा का गांव है ना, उधर ही है, उसका ही खाओ। उसी को टेलीफोन करके बोल दो कि मामा 10 लोग इकट्ठा करके रखना, मैं आ रहा। मामा इकट्ठा करेगा। बोला भांजा साला नेता बन रहा है तो अच्छा बात है। मामा को भी खुशी होगा कि साला भांजा नेता बन रहा है, तो उसको मामा को क्या ऐतराज होगा भांजे को नेता बनाने में। तो इसलिए ये लड़ाई जो है इस तरीके से 10 साल, ज्यादा नहीं, 2030 तक।
ये काम हम करने में कामयाब हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है, ये मेरा संकल्प है और इसमें मैं डेली लगा हुआ हूँ और इस बात को हम लोग करके दिखाएंगे और इस शक्ति के आधार पर, जन आंदोलन के आधार पर इस देश में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। कानून और संविधान के दायरे में रहकर कोई हिंसा का सहारा लिए बगैर, जो कानून और संविधान है उस संविधान के दायरे में रहकर करना। कोई हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देश हमारा है भाई, यहाँ जो भी नुकसान होगा वो हमारा होगा। ये देश हमारा है तो कल जब हम टेक ओवर करेंगे तो जो भी नुकसान होगा हमारा ही होगा। तो मैं आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि ये काम आपको करना है, ऐसा आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।